नमस्कार। होली के त्यौहार की आपको अनेकानेक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार हमें याद दिलाता है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में न्याय उस व्यक्ति को उसकी जगह पर ले जाता है। परम शक्तिशाली एक ऐसा आदमी जिसकी कहानी हम सुनते हैं, जिसको ना ज़मीन पे मारा जा सकता था, ना आसमान में मारा जा सकता था, जिसको ना मनुष्य मार सकता था, ना जानवर मार सकता था, ना देवता मार सकते थे। ऐसा जबरदस्त वरदान जिसके पास था, उस व्यक्ति को भी मार दिया गया। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, जो हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से एक खंबे से निकले, गोद पे रख के उसको मार दिया। नरसिंह मतलब ना जानवर ना मनुष्य, तो दुनिया के ना ज़मीन ना आसमान गोद में, तो दुनिया के बड़े से बड़े आतताई का एक दिन अंत आता है। ये एक प्रेरणा है। बहुत सारी चीज़ें हम प्रेरणा लेते हैं, पंचतंत्र की कहानियों से लेते हैं, तो ये प्रेरणा। और दूसरी बात यह है कि ये त्यौहार भारत का एक बेहतरीन जो कल्चर है उसको दिखाता है। पूरा समा, पूरी दुनिया रंग बिरंगी हो जाती है। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की, या कहें ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की। दो ताकतवर दुनिया की हस्तियां लड़ रही हैं। हालत यह है कि ईरान ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। एक के बाद एक सरप्राइज दे रहा है वो, अमेरिका को भी, इजराइल को भी और दुनिया को भी। और अभी 3-4 दिन का ही वॉर हुआ है। इन लोगों ने रोमंटी चिल्लाना शुरू कर दिया है। रोमंटी आप जानते हैं, बेईमानी हो रही है हमारे साथ वगैरह वगैरह। तो जब इतना शक्तिशाली देश अमेरिका ये कहे नहीं साहब देखो ये बेईमानी हो रही है, देखो साहब बेईमानी हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सामने वाला कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर रहा है। क्योंकि नियमों की दुहाई और बेईमानी की बातें अक्सर वो लोग करते हैं जो हार रहे होते हैं। जीतने वाले को कभी नहीं देखा होगा आपने कंप्लेन करता हुआ कि हमारे साथ बेईमानी हो रही है वगैरह वगैरह। आज खामनेई जो दे गए उसका नतीजा है कि ये कांप रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और, खामनेई के कारण ही ये सुरक्षित हैं। अगर खामनेई ना होते तो आज शायद इजराइल नष्ट हो चुका होता, बर्बाद हो चुका होता, खत्म हो चुका होता। कैसे खामनेई ने सिर्फ उसूलों के लिए इनको बचा लिया, आज इसी पे बात करेंगे, गहरी बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल। बातचीत शुरू करते हैं मार्को रूबियो के बयान से। मार्को रूबियो उस जंतु का नाम है जो अमेरिका का विदेश मंत्री है। और अमेरिका का विदेश मंत्री एक बहुत बड़ा बयान देता है। इतना बड़ा बयान जो ये बताता है कि ईरान के सामने अमेरिका की हैसियत कुछ कुछ मामलों में कम है, अमेरिका कमज़ोर बनता है। मैं बात नहीं करूंगा कि कैसे एक ज़बरदस्त राडार जो पहले से पता लगा लेता था, अमेरिका ने लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च किए, उसको ईरान ने उड़ा दिया। मतलब समझिए कि जो माना जाता था कि हम सारा इंटरसेप्ट करके मिसाइल गिराएंगे, मिसाइल ने उसी को मार दिया। खैर, वो पूरी तरह नष्ट हुआ है, ख़राब हुआ है, इसको लेकर बहस चल रही है। पर इस बीच में एक बयान आता है मार्को रूबियो का। वो ये कहते हैं कि, मैं आपको बयान सुनवा देता हूँ, ईरान 100 से ज़्यादा मिसाइलें और हज़ारों ड्रोन बना सकता है हर महीने, जबकि हम 6 से 7 इंटरसेप्टर ही बना सकते हैं। अमेरिका 7 इंटरसेप्टर बना सकता है और वो 100 से ज़्यादा मिसाइलें और हज़ारों ड्रोन बना सकता है। एक वीडियो भी रिलीज हुआ है जो ईरान ने किया है, जिसमें बताया गया है कि उसके पास कितने हथियार अभी रखे हुए हैं। और वो शायद वीडियो इसलिए आया क्योंकि एक स्वनामधन्य विद्वान ने कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठ के बोल दिया ईरान के हथियार तो ख़त्म हो जाएंगे 20 दिन के अंदर, तो उसने ये दिखा दिया। अब मार्को रूबियो कह रहा है कि वो एक महीने में हज़ारों सुसाइड ड्रोन बना सकता है। सुसाइड ड्रोन वो होते हैं, जाते हैं वन वे वाले, जो मार के वापस नहीं आते हैं,
वहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से अगर आप देखें तो अमेरिका के इस बयान में ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ने ईरान की ताकत को पहचान लिया है। हम इस पे आएंगे कि किस तरह से खामनेई ने अमेरिका को, और अमेरिका चलो दूर है, इजराइल को बचा लिया। शायद दुनिया की अकेली जो राजधानी है यहूदियों की, वो संकट में पड़ जाती अगर खामनेई ना होते, आज शायद नामो निशान नहीं होता। खैर, मार्को रूबियो एक बात कह रहे हैं कि ईरान जो है वो नागरिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, नागरिक ठिकानों पे बम गिरा रहा है। खुद ट्रंप ने ये बात कही है और नेतन्याहू ने भी ये बयान दिया है कि ईरान नियमों का पालन नहीं कर रहा और नागरिक ठिकानों पे बम गिरा रहा है। और इसी तरह से एक बयान उनके प्रवक्ता का भी आया इजराइल के। और दुर्भाग्य से ये बयान उस दिन आ रहा है जिस दिन ईरान में हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर उन 150 के करीब बच्चों के अंतिम संस्कार में हिस्सा ले रही है, जिनको इजराइल ने मिसाइल मार के जिनकी हत्या कर दी थी। प्राइमरी स्कूल पे मिसाइल मारी थी। जब उन बच्चों की वहाँ पर भावुक वातावरण है, हज़ारों लोग खड़े हैं और उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, उस समय दूसरे देश के वो लोग जिनके मिसाइल से बच्चे मरे, वो कह रहे हैं कि ईरान नागरिक ठिकानों पे बमबारी कर रहा है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था कि ऐसी बातें क्यों करनी पड़ रही हैं, आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण अमेरिका ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय रोमंटी 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 चिल्ला रहा है, नियमों की दुहाई दे रहा है, नो बॉल थी कर रहा है। और नो बॉल वही कर रहा होता है जो आउट हो रहा होता है। तो ये पूरी सिचुएशन क्यों है, मार्को रूबियो के बयान से आपको पता चल गया। ईरान के पास अंधाधुंध हथियार हैं। कल का वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि कैसे सारे के सारे हथियार बराज और वेब्स के ज़रिए जाते हैं और पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम अमेरिका का और इजराइल का उसको चकित करते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। अब यहाँ से आपको उस दिशा में लेके चलता हूँ जो ये बताती है कि खामनेई की तैयारी से आज ये लोग परेशान हैं। खुद वो कह रहा है कि वो इतनी तेज़ी से मिसाइल और सब बना रहे थे, अगर हम उनके ऊपर हमला नहीं करते इजराइल के लिए खतरा था। मार्को रूबियो ने स्वीकार कर लिया कि ये इजराइल के कारण हुआ, डील के दौरान झगड़ा हो गया था, जैसी वो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो खुद ही ध्वस्त हो गई। तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि खामनेई वो शख्स था जो उसूल और धर्म से बाहर जाकर कोई काम नहीं करता था। आप दुर्भाग्य और विडंबना देखिए, जिस व्यक्ति को इस आरोप में मार दिया गया कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, उस व्यक्ति ने पूरा जीवन परमाणु हथियार ना बना सके इजराइल, इसके लिए काम किया। 35 साल तक ईरान को, माफ़ कीजिए अभी इजराइल निकल गया था मुंह से, 35 साल तक ईरान को रोक के रखा खामनेई ने परमाणु हथियार ताकि नहीं बनाए। उस आदमी ने फतवा जारी किया और कहा कि परमाणु हथियार नहीं बनाना है क्योंकि ये बेकसूरों की जान लेते हैं। वो व्यक्ति था, और ये बात कहीं किसी गली कूचे की चीज़ नहीं है, ये बात कहीं दूसरी जगह की चीज़ नहीं है। इस बात के प्रमाण हैं, एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। हम उन प्रमाणों पे बातचीत करते हैं जिनसे हम ये जान सकें कि खामनेई का ये योगदान नोबेल प्राइज़ वाला योगदान है। जो ट्रंप नोबेल प्राइज़ चिल्लाता है, दगा और धोखा देता है, इस आदमी ने सचमुच शांति के लिए अपने प्राण तक गवा दिए ना, और अपने देश को वल्नरेबल बनाया। आज मार्को रूबियो कहते हैं उनके पास इतनी मिसाइलें। क्यों मिसाइलें? इसलिए क्योंकि ईरान लंबे समय से जानता था कि अमेरिका एक दिन उसके ऊपर हमला करेगा। वो जानता था कि इजराइल उसके ऊपर हमला करेगा, बहाने ढूंढ रहा था, तरह तरह के सैंक्शन लगा रहा था। तो उसको तो तैयारी करनी थी। उसने अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया कि अब इनसे संभल नहीं रहा। खैर, अब हम खामनेई वाले प्रमाणों पे आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने कहा है इस बात को। Meaning, there would come a point where they have so many conventional missiles, so many drones, and it can inflict so much damage that no one can do anything about their nuclear program. That is what they were trying to do.
is put themselves in a place of immunity where the damage they could inflict on the region would be so high that no one can do anything about their nuclear program or their nuclear ambitions. They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. They've been doing this for a very long time, and by the way, they've been doing it under sanction. You see the attacks they're conducting right now? They're attacking airports, they're attacking hotels, they're hitting not just military bases, they're attacking our embassies directly, they're attacking facilities that have nothing to do with war or with military, and that's a weekend Iran. That's in Iran despite years of sanction. Imagine a year from now, or a year and a half from now, the capabilities they would have to inflict damage on us. It's an unacceptable risk, especially in the hands of a regime that's run by radical clerics. The Ayatollah was a radical cleric. That entire regime is led by radical clerics who don't make geopolitical decisions. They make decisions on the basis of theology, their view of theology, which is an apocalyptic one. That has to be taken very seriously as well. So that was the purpose for what this operation is all about. That's what it's for. 1990 के दशक में, मध्य में उसके करीब 95-96 के आसपास की बात होगी, एक धार्मिक राय आई, इफ्तिफताह कहते हैं, मतलब एक ओपिनियन आई। उसके जवाब में अली खामेनेई ने परमाणु हथियारों को इस्लाम में हराम बताया। अमेरिका के एनालिस्ट हैं गैरेथ पोर्टर, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी नाम की किताब में लिखा कि ये राय सार्वजनिक प्रचार के बिना जारी की गई थी। मतलब ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं बोला गया था, ये उस व्यक्ति ने अपने विमर्श में अपने अंदर अपने लोगों के साथ बोला कि ये हराम है कि आप परमाणु हथियार बनाएं। अक्टूबर 2003 में खामनेई ने पब्लिकली पहली बार विनाशकारी हथियारों यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें सामूहिक संहार के हथियार जो हैं उनको और उनके उत्पादन को और उनके उपयोग को इस्लाम के खिलाफ बताया। नोट कर लीजिए, ये व्यक्ति परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ था, ऐसे हथियार बनाने के खिलाफ था जो एक साथ हजारों लाखों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मार दें, चाहे वो केमिकल वेपन हो या कैसे भी हो। अभी आप समझेंगे कि किन परिस्थितियों में भी वो इस पर खड़ा रहा, और इसीलिए वो कहता था कि हम परमाणु हथियार बना ही नहीं रहे, नहीं बनाएंगे, लेकिन इनको बहाना चाहिए था और इन्होंने सद्दाम हुसैन वाला बहाना उसके ऊपर ठोकते रहे। अगस्त 2005 में देखिए, 95, 2003, 2005 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में वियना में ईरान ने आधिकारिक बयान में कहा कि परमाणु हथियार इस्लाम के तहत निषिद्ध है, नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम ये नहीं बनाएंगे। खामनेई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 2010 के आसपास, 95 से 2010 तक 15 साल का ये एक सिलसिला है, उसने कहा कि इस्लाम में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की मनाही है, ये शीर्षक था उसका, और एक लेख डाला गया। और उसने कहा कि कोई भी परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार मानवता के लिए खतरनाक है, इसलिए हमारे लिए हराम है और हम इस्लाम को नहीं मानते। जिस व्यक्ति को मार दिया इन्होंने परमाणु हथियार पैदा करने के लिए। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ प्रमाण है। आप सोचिए 13 से 15 के बीच में बराक ओबामा ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वो सुनवा दूँ बयान, नहीं तो मैं व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहाँ का स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूँ। सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने परमाणु हथियारों के खिलाफ फतवा दिया है। यानी ये कंफर्मेशन अमेरिका का राष्ट्रपति भी कर रहा है, और तब के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने जिनेवा में जब शांति पे वार्ताएं हो रही थीं, उस दौरान उसने उल्लेख किया कि हाँ, ईरान ने फतवा जारी किया है, और फतवे को सिर्फ ईरान का अंदरूनी दावा नहीं है, बल्कि इसको जगह जगह पे अलग अलग पेश किया गया। और इस आधार पे कि ईरान की ये नीयत दिख रही है कि वो धार्मिक रूप से गलत मानता है, थोड़ी सी रियायत सैंक्शंस में दी ओबामा है। अगर आप आ जाएं, ईरान ने 15 में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA पर हस्ताक्षर कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि केवल ये बयान नहीं थे, उस आदमी ने पूरी दुनिया में एक एग्रीमेंट साइन किया 2015 में, जिसमें यूरेनियम इनरिचमेंट की सीमा तय की और सेंट्रीफ्यूज की संख्या। अब ये क्या होता है देखिए,
जब आप कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से घुमाते हैं या धागे पे पत्थर बांध के घुमाते हैं, तो जितनी भारी चीज़ होती है वो उतनी दूर भागती है। इसको कहलाता है, ये जो शक्ति है खींचने की, ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप अगर दूध से क्रीम निकलते हुए देखें तो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। और ब्लड बैंक में भी प्लाज्मा को जब सीरम से अलग करते हैं तो उसके लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। यानी तेज़ी से आप घुमाएंगे तो भारी चीज़ें बाहर की तरफ जाएंगी। उसी तकनीक का इस्तेमाल करके परमाणु का संवर्धन किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम को शुद्धिकरण करते हैं। तो इसने ये वहाँ पर साइन किया कि हम कितना एनरिचमेंट करेंगे, मतलब कितने % तक प्योर करेंगे, और उसमें हम कितने मशीनें लगाएंगे उसको करने की, और इस सब को आके आप हमारे यहाँ निरीक्षण कर सकते हो। दुर्भाग्य देखिए कि आज तक पाकिस्तान ने इसका ना तो निरीक्षण कराया ना साइन किए, और अमेरिका का वो सगा बना हुआ है, इन्होंने उसका निरीक्षण कराया और बाकायदा स्वीकार किया। समझौते के 4 दिन बाद खामनेई का भाषण आता है। उसने कहा कि हम परमाणु हथियार इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमारे धर्म और तर्क के ये खिलाफ है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं, और इसके खिलाफ हम इसलिए नहीं है कि अमेरिका कह रहा है, हम इन प्रिंसिपल खिलाफ हैं, अमेरिका की वजह से नहीं है। ये बात वो कहता है 9 अप्रैल 2015 के उनके भाषण में, ये लाइन दर्ज है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को मार दिया गया, मतलब आप समझिए कि जो गोरक्षक है उसको गौ हत्या के आरोप में मार दिया जाए। ऐतिहासिक तर्क इसको लेकर दिए जाते हैं। पीट गैरेथ पॉटर के अनुसार 80 से 88 के बीच में ईरान और इराक का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। उस युद्ध के दौरान इराक ने केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियार ईरान के ऊपर डाले। 20,000 ईरानियों की हत्या हो गई, 1 लाख से ज़्यादा घायल हुए। इराक ने रासायनिक हथियारों से ईरान के 20,000 लोग मार दिए, 1,000 घायल कर दिए। ऐसे में आप कहोगे कि भाई वक्त की नज़ाकत है, अब तो हमको बनाने ही पड़ेंगे। उसके बावजूद ईरान ने रासायनिक हथियार ना बनाए ना उनका प्रयोग किया। चाहता तो कर सकता था बदले की भावना से, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि किस तरह से एक आदमी जो इन प्रिंसिपल रासायनिक हथियारों के खिलाफ था, परमाणु हथियारों के खिलाफ था, उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और वो हर जगह घुसना चाह रहे हैं उसके लोग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोग, और कह रहे हैं ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, ताकि, और वो लोग जब ये तय हो गया कि अमेरिका के CIA के जासूस हैं जो ईरान के अंदर जा रहे हैं, तो उसने कहा अब नहीं घुसने देंगे हम। यानी कि हालत ये है कि जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ये बताती हैं कि खामनेई एक ऐसा आदमी था जिसने अगर एक इशारा कर दिया होता, केवल ढीला पड़ गया होता, तो आज ईरान के पास परमाणु हथियार होते, अमेरिका पता ही नहीं लगा पाता। जब उसने ऐसी ऐसी मिसाइलें विकसित कर दी हैं जिसको देखकर अमेरिका चक्कर में, इसको कैसे पता, इसने कैसे बना ली? क्योंकि उसने अपने यहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको विज्ञान की शिक्षा दी, विज्ञान को आगे बढ़ाया, अंधविश्वास में नहीं डाला कि फूंक मार दोगे तो ठीक हो जाओगे। विज्ञान सिखाया। हर घर में वहाँ परमाणु वैज्ञानिक है, हर घर में साइंटिस्ट है। इस तरह से याद कीजिए, एक वीडियो एक वायरल हुआ था, एक छोटा बच्चा आया और उसने कहा कि मैं शहीद होना चाहता हूँ, तो खामनेई ने कहा नहीं, अभी आपको बड़े होना है, विज्ञान की पढ़ाई करनी है। वीडियो भी वायरल हुआ है। विज्ञान की महत्ता को समझा और उसके कारण वो देश मजबूत देश था। और हालत ये है कि खामनेई के ऊपर वो जो IRGC के कमांडर हैं वो भी बार बार दबाव डाल रहे थे कि नहीं, अब बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम परमाणु बम बना लें। सलाहकार अली लारिजानी ने कहा 2025 मार्च में कि अमेरिका और उसके सहयोगी हमला करें तो ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के अलावा विकल्प नहीं बचेगा। मैं तारीखवार बता रहा हूँ सारी बातें, हो सकता है आपको कुछ स्क्रीनशॉट ना मिले, पर आप ये तारीख डाल के सर्च करेंगे तो आपको बयान मिलेंगे। तो अगर आप सोचें तो आज ईरान के पास अगर परमाणु हथियार नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि खामनेई ने रोका, और आज आपने उसी
खामनेई को मार दिया। अब ईरान को रोकने वाला कोई नहीं है। अगली लड़ाई तक हो सकता है वो तैयार कर लें, वो सचमुच जो मिसाइल फेंक रहा है इजराइल पे परमाणु हथियार फेंक दे, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरह से पूरे इजराइल को चलाया है उसने सबसे बड़े दुनिया के विलोन की छवि बना ली है। जिस आदमी ने 75,000 लोगों को मार दिया गाजा में, उस व्यक्ति की हत्या का तो पाप नहीं लगेगा, ये तो कोई भी बोल देगा। और उनको उनके और जिस तरह से नफरत है दुनिया में, वो तो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ फैल सकती है। तो ईरान को इस बुरी चीज से बचा के रखा। फतवा बहुत बड़ी चीज होती है, जो लोग जानते हैं इस्लाम में। उस देश नेता ने, वो इतना धार्मिक विचारों का था कि बॉस अब हमको शहीद होना है, हम मर के अपने देश के लिए मरना चाहते हैं। दफ्तर में बैठा रहा, ये कह रहे हमने इंटरसेप्ट किया। क्या इंटरसेप्ट किया? उसमें घर में था ना जब मारा तुमने, दफ्तर में था ना, बंकर में तो नहीं घुसा था, भागा भागा तो नहीं घूम रहा था कि खबर आए कि अभी जर्मनी में घुसा हुआ है, अभी वहां घुसा हुआ है, वहां घुसा हुआ है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि 35 साल तक जिस आदमी ने परमाणु खतरे से ईरान को दूर रखा, दुनिया को सुरक्षित रखा, उन सब चीजों को नष्ट कर दिया। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप कैसे व्यक्ति के तौर पे देखेंगे। हमारे यहाँ लोग चालू हो गए, दूसरे चैनल पे वीडियो जरूर देखिएगा कि मोदी जी इजराइल के साथ इतना प्यार में पागल क्यों हैं, और मोदी जी की पूरी ब्रिगेड, पूरी IT सेल और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के पास ये निर्देश क्यों आ गए कि तुम्हें हर हालत में ईरान के खिलाफ एक माहौल बनाना है और उसको कन्वर्ट करना है भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति में। लेकिन जो भी है वो एक पॉलिटिक्स है, इनकी पॉलिटिक्स है। लेकिन आज अगर खामेनेई का एक निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो एक आदर्शवादी व्यक्ति जिसने अपने देश के लोगों की रक्षा की और आदर्शों पे चलते हुए जिसने परमाणु हथियार नहीं बनने दिए, भले ही उसके देश की कितनी हानि हुई हो, 20,000 लोग इराक ने मार दिए थे। जो भी चीज़ें आप कहें, मैं मानता हूं कि हमारी आधुनिक चीज़ों के हिसाब से, आधुनिक सोच के हिसाब से, वैज्ञानिक सोच के हिसाब से महिलाओं की समानता को लेकर वहाँ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज नहीं हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो भी है, लेकिन वो इस्लाम के प्रावधान है। सबका अपना जीने का तरीका है, सबकी अपनी जीने की शैली है। उनकी वो शैली है, किसी और की वो शैली है। तो हम अगर पश्चिमी नज़रिए से देखें, अपने नज़रिए से देखें तो ख़राब लगेगा, उनके नज़रिए से देखें तो मसला लगेगा, शील का मसला है। लेकिन जो भी है, ज़बरदस्ती जिस पे भी की जाए, इच्छा के खिलाफ जो भी काम कराया जाए, वो गलत होता है। लेकिन इन छोटी सी चीज़ों को अगर नज़रअंदाज कर दें तो भैया देवता किसको कहते हैं? ऐसे ही आदमी को तो कहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।